शरारत के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में आज हम अध्ययन करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन। आप लोगों ने इससे पूर्व वाले व्याख्यान में आंकड़ों की प्रकृति के बारे में जाना और आंकड़े जो कि भूगोल में विविध प्रकार के उपयोग में होते हैं उनका एकत्रीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ये तो आप भलीभांति जान ही गए हैं कि आंकड़ों की प्रकृति दो प्रकार की है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक या गौण। उसी आधार पर आंकड़ों का एकत्रीकरण भी जो है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक प्राथमिक आंकड़ों का कलेक्शन और दूसरा सेकेंडरी यानी द्वितीयक आंकड़ों का कलेक्शन। सबसे पहले हम आते हैं प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रीकरण और इसकी 6 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरी है अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, तीसरी है पत्राचार द्वारा सूचना प्राप्त करना, चौथी है सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर आंकड़े प्राप्त करना, पांचवी है प्रगणकों द्वारा सूचना की प्राप्ति और छठा है रजिस्ट्रेशन विधि। इन 6 विधियों से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस विधि में आंकड़े एकत्रित करने वाला व्यक्ति स्वयं फील्ड में जाकर और आंकड़े एकत्रित करता है जो उसकी आवश्यकता है। जैसे भूमि उपयोग के आंकड़ों की आवश्यकता है तो हमें फील्ड में जाकर व्यक्तिगत रूप से जो है सूचना एकत्रित करनी पड़ती है, फार्म टू फार्म या डोर टू डोर जाकर, जिसको कि हम स्पॉट टू स्पॉट सर्वे कहते हैं। इस रीति से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो जब ही उपयोगी है जब वो एरिया सीमित हो, छोटा एरिया हो, तो ये विधि बहुत उपयुक्त रहती है। और इसमें क्या है, इस विधि में आंकड़े गोपनीय होते हैं और शुद्धता का स्तर सबसे ऊंचा होता है। जैसे अपराध या कत्ल होने पर पुलिस का जो सीआईडी है वो इसी विधि से सत्यता की जांच करने की कोशिश करते हैं। अतः इस विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है, विश्वसनीयता यानी प्रमाणिकता। और दूसरा गुण है सजातीयता, यानी जैसी हमको आवश्यकता है उसी प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते हैं, यानी एक ही टाइप के। और तीसरी गुण है निष्पक्षता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, व्यक्ति से जाकर व्यक्ति लाता है। और ये लोचदार भी होता है क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार से चाहे इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित कर लेता है। और इसमें लोकल जो है रिसर्च के लिए ये उपयोगी विधि है। इस विधि के दो दोष हैं, एक तो इसमें समय अधिक लगता है और ये जो है पक्षपातपूर्ण परिणाम भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो स्वयं इन आंकड़ों को एकत्रित करता है वो अपनी इच्छा अनुसार उनको तोड़ मोड़ लेता है। दूसरी विधि आते हैं अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस विधि में आंकड़े एकत्रित करने के लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है, तब वो इस विधि का उपयोग करता है। यानी जब एरिया बड़ा हो तो व्यक्ति प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का उपयोग करता है। इस रीति में आंकड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए तीसरे पक्ष का सहारा लेता है, अर्थात इस विधि में प्राय जांच एजेंसियों के या आयोगों के द्वारा इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें जैसे विद्यार्थियों से संबंधित कोई सूचना हो तो प्राचार्य से या व्याख्याताओं से प्राप्त कर ली जाती है। अर्थात इसमें थर्ड पर्सन से अनुसूचियां जो है वो थर्ड पर्सन से आंकड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष विधि है जिसमें डायरेक्ट प्रभावित व्यक्ति से न पूछकर उसके ऊपर सर्व करने वाला या उसके ऊपर नियंत्रण करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करके और सूचना प्राप्त की जाती है। इस विधि का जो है सबसे बड़ा गुण क्या है कि सूचनाएं गुप्त रूप से रखी जाती हैं या गुप्त रूप से मिल जाती हैं और साक्ष्यों की पर्याप्त संख्या होती है, इसलिए ये इस विधि का गुण है। परंतु इसका दोष भी है, क्योंकि कई बार आंकड़े भ्रमात्मक हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन जो आंकड़े देता है वो पक्षपातपूर्ण भी दे सकता है और कई बार साक्ष्यों की सूचना गलत भी निकल जाती है। इस तरह से अप्रत्यक्ष विधि से थर्ड पर्सन से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों का कलेक्शन करने का
तीसरा तरीका है पत्राचार द्वारा सूचना प्राप्त करना, जिसमें आंकड़े एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता के पास समय कम हो और धन की कमी हो, एरिया बड़ा हो, तो वह व्यक्ति सीमित संसाधनों से स्थानीय व्यक्तियों या एजेंसियों या संवाददाताओं को सूचना भेजकर, अनुसूची भेजकर और आंकड़े प्राप्त कर लेता है, जिससे कि कोई योग्य और अभ्यास वाले जिनका पर्याप्त अनुभव हो ऐसे व्यक्तियों से अगर सूचना भरवाई जाए तो इस विधि का सबसे बड़ा गुण होता है कि ये मितव्ययी यानी कम धन में और विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है। इसका दोष है कि कई बार सूचना इस तरह से प्राप्त होती है कि उनमें एक रूपता का अभाव होता है और कई बार विश्वसनीयता का भी अभाव मिलता है, क्योंकि जब आप अनुसूची से सूचना प्राप्त करते हो तो वो हो सकता है कि विश्वसनीय नहीं हो। चौथी विधि है सूचकों अनुसूचियां भराकर सूचना प्राप्त करना, यानी इस विधि में अनुसंधान करने वाला अपने उद्देश्य के अनुसार अनुसूची तैयार करता है और फिर उनको भेजकर सूचना प्राप्त करता है, यानी सूचना के लिए प्रकरण भी भेज सकता है वो और प्रश्नावली का बनाकर उनको भरवा लेते हैं, जिससे कि ये सूचना प्राप्त होती है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1907 में टीन वैली ने 5 लाख प्रश्नावलियां कृषकों और ग्रामीण जनता से प्रसारित करके भरवाई थी, जिसमें 1 लाख प्राप्त हुई थी। तो ये विधि भी प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि है। इस विधि का गुण क्या है? एक तो सूचनाएं प्रामाणिक मिलेगी और दूसरा मितव्ययी विधि है जो कि बड़े क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि इसमें कमियां रह जाएं तो फिर उन आंकड़ों की पूर्ति करना या उन आंकड़ों को तारतम्य में बिठाना बड़ा मुश्किल होता है और ये इससे विधि से केवल शिक्षित व्यक्तियों से ही आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। पांचवी विधि है प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति। इस विधि में प्रगणक समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के पास जाकर अनुसूचियां भरते हैं और प्रश्नों को अच्छी तरह से समझाकर सही उत्तर प्राप्त करते हैं। इस विधि का प्रयोग विशाल क्षेत्र के लिए किया जाता है, जिससे कि आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। जनगणना इसी रीति से की जाती है, यानी सेंसस जो होती है प्रति 10 वर्ष पे भारत की जनसंख्या का जो जनगणना होती है वो प्रगणकों के द्वारा ही होती है। अतः इस विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? एक तो विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है और इसमें प्रत्येक प्रगणक प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क करके आंकड़े प्राप्त करता है, इसलिए इस विधि से प्राप्त किए गए आंकड़े शुद्ध होते हैं। और दोष क्या है कि ये इस विधि में व्यक्तिगत संपर्क के कारण प्रगणों पे काफ़ी अधिक पैसा खर्च होता है और समय भी अधिक लगता है। छठी विधि है रजिस्ट्रेशन विधि। कई विभागों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्राथमिक आंकड़े प्रदान करती है, जैसे वाहनों का पंजीयन परिवहन विभाग में होता है, मृत्यु और जन्म रजिस्ट्रेशन स्थानीय स्वशासन में होता है। तो ऐसे आंकड़े जो है वो रजिस्ट्रेशन विधि से प्राप्त होते हैं। बेरोजगारों की संख्या का रजिस्ट्रेशन नियोजन कार्यालयों में होता है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी प्राथमिक आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो एक सतत प्रक्रिया होती है। इस तरह से हम 6 रीतियों से प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करते हैं। दूसरा सोर्स है द्वितीयक आंकड़ों का एकत्रीकरण। अब द्वितीयक आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं वो विभिन्न संस्थाओं से, लगभग 4 प्रकार के ऐसे संस्थान हैं जिनसे सेकेंडरी डेटा प्राप्त होते हैं। पहला है प्रकाशित स्रोत, अर्थात राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी, गैर सरकारी पत्र पत्रिकाएं, गजट, रिपोर्ट्स, बुलेटिन और अन्य प्रतिवेदनों के द्वारा भी हम सेकेंडरी आंकड़े जो प्रकाशित होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होता है दूसरा जो विधि है, उसमें स्टेट्समैन ईयरबुक, यूएन स्टैटिस्टिक्स ईयरबुक, एफओ पब्लिकेशन यानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का जो पब्लिकेशन है वो, और एनुअल रिपोर्ट्स होती है एमआई फंड, आईएम फंड की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो, विश्व के सभी महाद्वीपों के आर्थिक उत्पादन से संबंधित और जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्रकाशित होते हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी द्वितीयक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा स्रोत है सरकारी प्रकाशन, यानी प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, व्यापार, उत्पादन, विनिमय आदि से संबंधित आंकड़े प्रकाशित होते हैं।
यानी स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टरी, विलेज डायरेक्टरी और आदि के द्वारा आंकड़ों का, राज्य के आंकड़ों का प्रकाशन होता है। सरकारी प्रकाशन भी होता है और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रकाशन भी होते हैं, उनसे भी वित्तीय आंकड़े प्राप्त होते हैं। तीसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, नगर निगमों, विकास खंडों, उद्योगों, विश्वविद्यालयों आदि के द्वारा जो प्रकाशित सूचनाएं हैं वो सब की सब इसके अंतर्गत आती हैं। शोध संस्थाओं के जो प्रतिवेदन हैं, वैज्ञानिक परिषदों के जो मिनट्स हैं आदि आंकड़े इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और चौथा है अप्रकाशित आंकड़े। कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जो अप्रकाशित होते हैं और उनको हम कोई भी आवश्यकता वाला व्यक्ति, सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति, शोध करने वाला व्यक्ति उस विभाग में जाकर आंकड़े प्राप्त कर लेता है। तो ये अप्रकाशित स्रोत ऐसे हैं जो सरकारी रिपोर्ट्स होती हैं, गोपनीय प्रतिवेदन होते हैं, जांच आयोग होते हैं, इनके ये अप्रकाशित होते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध की जो प्रतिवेदन हैं, थीसिस, वो भी अधिकांशतः अप्रकाशित रहती हैं। उनके आंकड़े जो प्राप्त करते हैं वो सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आंकड़ों का कलेक्शन, एकत्रीकरण दो प्रकार से किया जाता है, जो कि प्राथमिक आंकड़ों का 6 विधियों से है और सेकेंडरी आंकड़ों का जो विभिन्न प्रकार 5 प्रकार के प्रकाशन हैं उनसे ये आंकड़े प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन आंकड़ों के माध्यम से हम शोध कार्य करते हैं। हम भूगोल में विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल के अभ्यास वर्ग आंकड़ों के माध्यम से करते हैं, जिनका ग्राफिकल और मैथमेटिकल प्रदर्शन करके विभिन्न प्रकार की मानचित्रीकरण का कार्य भी करते हैं। अतः भूगोल के विद्यार्थी के लिए, शोधकर्ताओं के लिए आंकड़े एक आवश्यक उपकरण के रूप में उपयोगी सिद्ध होते हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के परिणाम प्राप्त करते हैं और अनुमान लगाते हैं और भविष्य का अनुमान की भी प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।